नमस्कार मित्रों, स्टडी विद कैडी से आपका स्वागत है। मैं हूं कैडी पटेल। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, इससे पहले अपने पश्चिमी घाट पढ़ा था और आज हम पूर्वी घाट पढ़ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इससे बार आपको दूसरी जगह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी देख लेना, आपको इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं। आपको ज्योग्राफी के नोट्स अच्छे तैयार कराऊंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पूर्वी घाट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं और इसका दूसरा नाम महेंद्रगिरी पर्वत भी कहा जाता है। तो पूर्वी घाट पढ़ने से पहले मैं बता दूं, आप यदि पश्चिमी घाट का वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ देखेंगे आप मैप के अंदर ये पूर्वी घाट, तो ये यहाँ से नीलगिरी की पहाड़ी है, ये पश्चिमी घाट का भाग है। यहाँ से ये लेकर के यहाँ तक जो मेदासीनी गडजात या गरजात की पहाड़ियाँ तक फैला हुआ है। तो ये ध्यान रखना है और ये बहुत ही आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ये कट्ठा फट्ठा है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसको अपन एक एक को देखेंगे, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कौन सा कहाँ है। तो देखेंगे यहाँ से ये जो मेदासीनी की पहाड़ियाँ हैं यहाँ, फिर उसके बाद में गरजात की पहाड़ियाँ, उसके नीचे मलयागिरी की पहाड़ी, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है मलयागिरी की वो है महेंद्रगिरी 1501 मीटर ओडिशा के अंदर। और उसके बाद में ये जो नीचे की पहाड़ियाँ हैं इसकी जो सर्वोच्च चोटी है ये है जिंदगढ़ा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, जो इस भाग की पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। इसका भी मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करूंगा, पूरा कन्फ्यूजन दूर करूंगा, आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आप नीचे आएंगे, देखेंगे दक्षिण की ओर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा नल्ला मलाई की पहाड़ी, वेलिकोंडा, ये जावादी, सेवराय, पंचमलाई, ये तीनों तमिलनाडु के अंदर है, और नल्ला मलाई, वेलिकोंडा ये आंध्र प्रदेश के अंदर। अपने हाथ से बनाए मैप के अंदर एक बार मैप में फिल करें, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। और इनका एग्जाम में क्रम भी पूछा जा सकता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन एक एक को पढ़ कर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। पूरी घाट के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ते हैं। इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है लगभग 1300 किलोमीटर। कहीं आपको 1200 भी मिल जाएगी, कहीं 1100 मिल जाएगी, लेकिन एवरेज माना जाता है वो 1300 किलोमीटर है। बराबर लंबाई को आंकड़े कोई नहीं पूछता एग्जाम के अंदर। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 750 मीटर। ये उत्तर पूर्व में गरजात या गरजात की पहाड़ियां ओडिशा से लेकर के प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम में कन्याकुमारी तक असतत रूप में चलती है। दोस्तों, ये ध्यान रखना, आप असतत शब्द इसमें ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट है वो सतत है और पूर्वी घाट है ये असतत है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि दोस्तों ऑप्शन में ये भी आ जाए कि कौन सी नदी से कौन तक कहाँ तक है, तो महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियां तक विस्तृत है। आपको ध्यान रखना है, यदि राज्यों का पूछा जाए तो ओडिशा से लेकर के तमिलनाडु तक ये विस्तृत है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ भाग इसका पश्चिम बंगाल भी आता है, कुछ भाग थोड़ा सा नॉर्मल केरल के अंदर भी आता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एग्जाम में कथन क्वेश्चन वाले जो आते हैं कथन, उसके अंदर ये ऑप्शन में मिल सकता है आपको कि इसका कुछ भाग केरल को अंदर भी है और कुछ भाग पश्चिम बंगाल के अंदर। क्या सत्य है? तो बिल्कुल ये सत्य है। आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल सा भाग केरल के अंदर भी जाता है इसका, और कुछ भाग इसका पश्चिम बंगाल में भी है। तो यह आपको ध्यान रखना है पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो ये क्षेत्र है जो खनिज संसाधनों से भरपूर है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने के भी चांस अधिक रहते हैं। अपन खनिज पढ़ेंगे, फिर इसके इन्हीं पहाड़ियों का जिक्र और करेंगे विस्तार से। खनिज क्षेत्र में और पढ़ेंगे, खनिज का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं इतना ही कह रहा हूँ कि यहाँ खनिज संसाधन भरपूर है, ये आपको ध्यान रखना है। धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। नदियों ने इस पर्वत श्रृंखला को जगह जगह से काट लिया है। जगह जगह से काट लिया है कहने का मतलब है ये असतत हो गया है, लगातार नहीं है, इसको काट लिया बीच में, नदियों द्वारा अपरदित कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, और इसका जो निर्माण हुआ था वो कैम्ब्रियन युग में हुआ था, और ये वलित पर्वत है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो अरावली थी वो प्री कैम्ब्रियन युग में है, और उसके बाद में इस पूर्वी घाट का निर्माण अरावली के बाद में अपने भारत के अंदर देखा जाए तो सबसे पुरानी पहाड़ियाँ कौन सी है? तो वो है अरावली। और उसके बाद में यदि निर्माण में देखा जाए तो ये पूर्वी घाट है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी कौन सी है, तो उसमें यदि आपको अरावली ऑप्शन नहीं है तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में से भी ऑप्शन मिल सकते हैं। तो पूर्वी घाट पुराना है, ध्यान रखना है आपको। इससे पुराना अरावली है, उससे पुराना भारत में कोई पहाड़ी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है विशेष करके, क्योंकि ये दूसरे नंबर पुरानी है। तो एग्जाम में फर्स्ट नंबर का पूछ के सेकंड नंबर का पूछ ले और फर्स्ट नंबर अरावली को गायब भी कर दे ऑप्शन में, तो आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन सही हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं ये जो असतत रूप से ये आपका पश्चिमी घाट है और ये आपका पूर्वी घाट है। दोस्तों ये जो पूर्वी घाट है ये इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसकी चौड़ाई उत्तर के अंदर ज्यादा है या दक्षिण की तुलना में, यह ज्यादा है इसकी चौड़ाई। और इस जो पश्चिमी घाट की तुलना में ये अधिक चौड़ा है पूर्वी घाट, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये असतत है। असतत क्यों है कि इसकी जो आने वाली नदियां हैं, पश्चिमी घाट से आने वाली नदियां पूर्वी घाट की, और यहाँ से इसकी जो मंद ढाल है इसकी वजह से ऐसे आती है, उधर से पश्चिमी घाट से और आने वाली पूर्वी घाट की ओर जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये असतत है, इसकी ऊंचाई कम है किसकी तुलना में, पश्चिमी घाट की तुलना में। पश्चिमी घाट से ये पुराना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये पुराना है। चट्टानों में यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती है वहाँ पर ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट और कोयला पाया जाता है। इसकी जो चौड़ाई है वो पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये अधिक चौड़ा है। और दोस्तों इसकी इसी की पूरे की चौड़ाई पूछी जाए तो यहाँ पर उत्तर के अंदर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तुलनात्मक रूप से दक्षिण में। यहाँ से 200 किलोमीटर तो इसकी 100 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पश्चिमी घाट और ये दोनों पहाड़ियाँ हैं और इसके जो बीच में जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो इसका जो शेप बनता है तो ये देखें तो ये पश्चिम से ये पूर्व की ओर, तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, फिर इसके बाद ये मैदान आ जाता है और इसके बाद वापस इसकी पहाड़ियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और इसकी ऊंचाई कम है, ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। और बीच में जो समतल भाग है वो मैदान आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ से जो नदियाँ आती है, सबसे उत्तर में मुख्य नदियाँ ये 4 मैंने दर्शाई हैं, बाकी तो छोटी छोटी बहुत नदियाँ हैं यहाँ पर, लेकिन ये पाठपूर्ण नदियों वाले से वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मुख्य नदियाँ हैं महानदी, और उसके बाद में महानदी से गोदावरी तक ये क्षेत्र है, ये सतत रूप से, इसमें कोई भी इसमें गैप नहीं है, ये एकदम सतत है। और उसके बाद में जो गोदावरी से लेकर कृष्णा के नदी के बीच में यहाँ पर ही बिल्कुल ही पहाड़ियाँ नहीं है, और उसके बाद में कृष्णा से कावेरी नदी के बाद में छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में ये विखंडित है तमिलनाडु तक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कटापटा क्षेत्र है, ये सतत है, ये असतत है, इसकी ऊंचाई ज्यादा है, इसकी कम है, ये पुराना है, ये नवीन है, दोनों की तुलना मैं कर रहा हूँ, आपको देख सकते हो। और उसके बाद में ये जो इसकी चौड़ाई है वो अधिक है, इसकी चौड़ाई कम है, तो ये आपको इनका ध्यान रखना है। और ये जो आपस में दोनों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किसका भाग है, पश्चिमी घाट का भाग है। दोस्तों विशेष करके ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ किसका भाग है, तो वह पश्चिमी घाट का। तो आगे चलते हैं दोस्तों कि इसका जो पूर्वी ढाल है वो अत्यंत धीमा है, ये पूर्वी ढाल इसका ऐसे धीरे धीरे है। तो यहाँ पर ये नदियाँ चलती है और जो नदियाँ जाती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, इसका ढलान कम है, धीरे जाती है, पानी इतनी स्पीड से नहीं जाता है, वो डेल्टा का निर्माण करती है। और जो इसे पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर जाने वाली नदियाँ वो एचुरी का निर्माण करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्वी घाट है वहाँ पर नदियाँ क्या निर्माण करती है, तो वो डेल्टा का निर्माण करती है, सभी नदियाँ डेल्टा बनाती है। कौन कौन सी नदियाँ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, सब डेल्टा का निर्माण करती है। उत्तरी भाग अधिक चौड़ा है दक्षिणी भाग की तुलना में। यहाँ मलयागिरी व नीलगिरी पहाड़ियों में चंदन के वृक्ष और सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, चंदन और सागवान के, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में दोस्तों इनकी जो पहाड़ियाँ हैं ये आप ध्यान रखें, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर से इसका दक्षिण में क्या क्रम है। तो ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में फैली हुई पहाड़ियों का मैंने यहाँ लिखा है, और आप इनको ध्यान से पढ़ें कि सबसे उत्तर में आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो नल्लामलाई, उसके बाद में इरामल्ला पहाड़ी, वेलाकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा, शेषाचलम और नागरी या नागिरी, ये है जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। उसके दक्षिण में मेलागिरी, जावादी, सेवराई की पहाड़ियाँ, पंचमलाई की पहाड़ियाँ, सिरुमलाई और वारुचंद पहाड़ियाँ, ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। दोस्तों जो ये पंचमलाई है तमिलनाडु के अंदर, इसे ग्रीन माउंट भी कहा जाता है। और जो ये पालकोंडा है आंध्र प्रदेश के अंदर, यहाँ पर तिरुपति मंदिर है,
जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तिरुपति मंदिर है वो कौन सी पहाड़ी पर है, तो वह पालकोंडा शेषाचलम की पहाड़ियों के मध्य यहाँ पर है। दोस्तों इसके जो सर्वोच्च शिखर है उसके बारे में आपको एग्जाम में या फिर कैसे भी ऑप्शन मिल सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि इसके जो पूर्वी घाट है इसका जो सर्वोच्च शिखर है उसमें कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे आपको, या फिर ऑप्शन कैसे मिलेंगे तो आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं बताऊं कि यदि जिंदगढ़ा, ये जिंदगढ़ा है, ये सर्वोच्च चोटी है किसकी, पूर्वी घाट की। ये आपको ध्यान रखना है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है वो है आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम में, जिसका नाम है जिंदगढ़ा चोटी, जो ये है 1690 मीटर ऊंची। ये आपको ध्यान रखना है। यदि ये ऑप्शन में नहीं हो तो इसका दूसरा ऑप्शन होगा अरोया कांडा, जो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है और उसकी जो ऊंचाई है वो है 1680 मीटर। तीसरी है देवाद्री मुंडा। यदि ये ऑप्शन में दोनों नहीं मिले और ये भी ऑप्शन में मिले तो ये देवाद्री मुंडा होगा, और यदि इसके बाद ये भी तीनों ऑप्शन में नहीं है तो सिंगाराजू ऑप्शन सही होगा। और ये चारों ऑप्शन सही नहीं है, चारों ऑप्शन यदि ऑप्शन के अंदर नहीं है चारों की चोटियां और महेंद्रगिरी ऑप्शन में है तो महेंद्रगिरी सही होगा। अब दोस्तों मैं बता दूं कि आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा चोटी है और ओडिशा की सर्वोच्च चोटी है वो है महेंद्रगिरी। ये दोस्तों आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आज तक ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें ये ऑप्शन में नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक बार दिया गया था वो जिंदगढ़ा, और उसके बाद में किसी एग्जाम में ऑप्शन नहीं दिया गया था। सभी में ऑप्शन महेंद्रगिरी ही दे रहे हैं, इसलिए ये सही माना जा रहा है। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि महेंद्रगिरी से कोई सर्वोच्च चोटी नहीं है, ये सब महेंद्रगिरी से ऊपर चारों चोटियाँ इससे बड़ी है। तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में कि ऑप्शन में क्या ऑप्शन है और उसका आंसर उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर हाथ से लिख दें एक बार। और आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन है, ये एक नंबर पे है। यदि एक नंबर ऑप्शन में नहीं है तो दो नंबर सही होगा, यदि एक और दो दोनों ही नहीं है तो तीन नंबर सही होगा, ये तीनों ही ऑप्शन में नहीं है तो चार नंबर सही है, और चारों ही ऑप्शन में नहीं है तो पाँच नंबर सही है। ये आपको मैंने बता दिया है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल ही। आपने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए देखे होंगे और उसका ऑप्शन सही महेंद्रगिरी है। इसका कारण यही है कि ये ऑप्शन में नहीं थे बाकी वाले, इसलिए इसको सही आंसर माना गया है, क्योंकि जो चार ऑप्शन है उसमें से सबसे सर्वोच्च होगा वो माना जाएगा। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखें और इसका उत्तर से दक्षिण क्रम जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में ये पूछा जाता है। उसके बाद में इसके बारे में और पढ़ते हैं कि औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है पूर्वी घाट की, तो वो है 100 से 150 सेंटीमीटर। अच्छी वर्षा होती है यहाँ पर। जो मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा है वहाँ से, उस शाखा से इसका अधिकतर वर्षा होती है। और इसकी जो ढाल है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल है, दोस्तों यहाँ पर जो प्रमुख नदियाँ हैं इन नदियों का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नदी कहाँ से उद्गम होती है। वैसे नदियों का टॉपिक अपन अलग से पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक नदी का एनालिसिस करेंगे 360 डिग्री पे। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर ये तीन चार नदियाँ बड़ी बड़ी है, इसका जिक्र हुआ है, तो आप थोड़ा साथ में चलते रहें, आगे आपका बोझ कम रहेगा। तो महानदी है जो इसका उद्गम है वो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ से, अमरकंटक की पहाड़ियाँ से। गोदावरी नदी है, इसका जो उद्गम है वो त्रयंबक की पहाड़ियाँ नासिक से। कृष्णा नदी है, इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र से। और कावेरी नदी है उसका ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक कुर्ग जिले से इसका उद्गम होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली, आपस में मिलाने वाली पर्वत कौन सा है या जहाँ मिलती है उस पर्वत का नाम क्या है, तो वो है नीलगिरी पर्वत। ये आपस में, पश्चिमी घाट इधर से आता है, पूर्वी घाट इधर से आता है और ये आपस में मिलती है, जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों पढ़ते हैं नीलगिरी पर्वत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। नीलगिरी पर्वत है, इसको ब्लू माउंटेन भी कहते हैं और ये केरल तमिलनाडु के अंदर स्थित है। दोस्तों इसका जो ये है नीलगिरी पर्वत है ये पश्चिमी घाट का भाग है। मैं अभी भी कह रहा हूँ दोबारा आपको कि पश्चिमी घाट का भाग है नीलगिरी पर्वत। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों यहाँ जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं और ये बलौक पर्वत का उदाहरण है, पंचोत पर्वत का उदाहरण है। पंचोत को या बलौक को एक ही बात है। दोस्तों इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है दोदा बेटा। दोदा बेटा सर्वोच्च चोटी है और ये कितनी ऊंची है,
जो है 2637 मीटर। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो नीलगिरी पर्वत है, इधर से ये आया पश्चिमी घाट और इधर से ये पूर्वी घाट, ये आपस में मिलते हैं, ये घाट है, ये नीलगिरी पर्वत कहलाता है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है दोड्डा बेटा तमिलनाडु के अंदर, और इसकी ऊंचाई है वो है 2637 मीटर। तो दोस्तों इसको पढ़ते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ी पर्वत सर्वोच्च चोटी दोड्डा बेटा है और दक्षिणी भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पहली अन्नामलाई होगी, अन्नामुडी, और ये दूसरी है 2637 मीटर दोड्डा बेटा। यहीं पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी, इसका दूसरा नाम है उट्टक मंडलम, जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है, वो इसी नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। यह भी ध्यान रखना है। ऊटी नामक स्थान कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। और कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। यहाँ नीलगिरी वृक्ष, सागवान वृक्ष की अधिकता है। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों में। इसीलिए नीलगिरी वृक्ष की अधिकता के कारण ही इसका नाम नीलगिरी पर्वत पड़ा। यहाँ सिंह जैसी पूंछ वाले बंदर पाए जाते हैं। सिंह जैसे पूंछ वाले, जिसके सिंह जैसे पूंछ हैं, वो बंदर यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अगला दोस्तों है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ उच्च जैव विविधता पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। ये 1986 में घोषित किया गया था और भारत में वर्तमान में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र 1986 में नीलगिरी की पहाड़ियों को घोषित किया गया था। अब दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में एक क्वेश्चन और आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि टोडा जनजाति निवास करती है कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियों में। टोडा जनजाति या फिर नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो वो है टोडा जनजाति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी तक इस क्वेश्चन को पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि टोडा जनजाति है। इसके संबंध में और क्या बात है? तो ये भैंस संस्कृति सुंदरता के लिए प्रसिद्ध और बहुपति विवाह के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये भैंस पालन करती है, ये सुंदर बहुत है और ये एक से अधिक पति विवाह इनको स्वीकार्य है के लिए फेमस है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसके संबंध में, टोडा जनजाति के संबंध में यदि आपको ऑप्शन में कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, कथन बना करके पूछ ले, तो ये आपके हेल्प करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। नीलगिरी पर्वत क्षेत्र चाय की कृषि हेतु फेमस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी से आपको क्वेश्चन पूछने के पूरे चांस रहते हैं, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको अच्छी तरह से याद कर लें। और दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा पहले तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो अपने कम से कम 3 दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक ज़रूर कर देना अच्छा लगा हो तो। दोस्तों आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। धन्यवाद दोस्तों। आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।